कार्सिनोजेनेसिस एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट ईच एंड एवरी स्टेप और हम स्टार्ट करेंगे विद द प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक है, अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि जब आपकी जो ग्रोथ प्रमोटिंग जीन्स हैं उनकी एक्टिवेशन होती है तो उसके रीज़न क्या होता है, म्यूटेशन कैसे होती है और किस तरह वो कैंसर कॉज करते हैं। सो आई एम गोना टॉक अबाउट प्रोटो ऑन्कोजीन इन डिटेल। तो अब हमें ये बात करनी है कि आपकी जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होती हैं या फिर मैं उनको कहूँ ग्रोथ प्रमोटिंग जीन्स होते हैं, उनसे कैंसर कैसे होता है। देखिए, नॉर्मली ये जो आपकी प्रोटो ऑन्कोजीन्स है इनका क्या फंक्शन है, इनका ये फंक्शन है बॉडी में ग्रोथ करवाना, इन्हें हम कहते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक है, अब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा जैसे अभी इससे पहले स्लाइड में कि डीएनए डैमेज हुआ और वो रिपेयर नहीं हो पाया, मीन्स क्या हो गई, उसकी वजह से क्या होगी, म्यूटेशंस होंगी। अब जब आपकी इस वाली प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन होती है ना, तो वो कन्वर्ट हो जाती है ऑन्कोजीन में। ऑन्कोजीन के नेम में ही आपको पता चल रहा है, ऑन्को मीन्स कैंसर एंड जीन मीन्स वो कैंसर, वो जीन जो कैंसर कॉज करवाएगी। ठीक है, तो प्रोटो ऑन्कोजीन अब कन्वर्ट हो गई इनटू ऑन्कोजीन और अब कैंसर कॉज करवाएगी। किस तरह करवाती है, ऑन्कोजेनिक प्रोटीन को बॉडी में इंक्रीज करती है। कौन सी प्रोटीन होती है, प्रोटीन काइनेसिस होते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो माइटोसिस के साइकिल्स होते हैं उसको इंक्रीज करते हैं। माइटोसिस ज़्यादा होती है, ग्रोथ ज़्यादा होती है। ठीक है, होपफुली यू आर गेटिंग मी कि नॉर्मली जो जीन्स है इनका फंक्शन है कि जैसे स्टिमुलस मिला ग्रोथ करवाना, जैसे इनहिबिशन का स्टिमुलस मिला ग्रोथ को इनहिबिट कर देना। ये नॉर्मली करती हैं फंक्शन। ठीक है, इनमें अगर म्यूटेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएंगी ऑन्कोजीन में। फिर ये किसी स्टिमुलस का वेट नहीं करेंगी और ना ही इनहिबिशन पे रुकेंगी। इनका ये फंक्शन होगा कि उनको रिलीज करवाते रहेंगे, प्रोटीन काइंड बॉडी के अंदर साइकिल को जनरेट कर करके माइटोसिस कर करके सेल्स का नंबर इंक्रीज करते रहेंगे। नॉर्मली ये होता है। अब इसके अगेंस्ट अल्लाह ताला ने आपको दी है ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये क्या करती है, ट्यूमर को सप्रेस करती हैं, ग्रोथ को कम करती हैं। इनके अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। जब इनकी अलील भी लॉस हो जाएगी, अभी दो म्यूटेशन हो गई हैं, एक तरफ प्रोटॉन को जीन में, सेकेंडली ट्यूमर सप्रेसर जीन में। फिर क्या हुआ है जी, ये अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके जो अलील है वो लॉस हो गई है। एज अ रिजल्ट ग्रोथ इनहिबिट भी नहीं होगी, दूसरी तरफ ग्रोथ इंक्रीज भी इतनी ज़्यादा है। सो सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा और कैंसर कॉज होगा। तो ये आउटलाइन थी जीन्स के एक्शन की। अब हमें बात करनी है प्रोटोन को जीन की इन डिटेल। नॉर्मल जो आपकी जीन्स होती हैं प्रोटोन को जीन, उनका क्या फंक्शन होता है, सेल की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करना। लेकिन जब इनका ये जो ऑनको जीन्स है, मीन्स इनके अंदर म्यूटेशन होगी और ये खुद कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू ऑनको जीन्स। ये क्या करेंगी, ये इसका म्यूटेंट वर्जन है। मतलब ये जो ऑनको जीन है, ये जो ऑनको जीन है, ये प्रोटोन को जीन का म्यूटेंट वर्जन है, मीन्स इसकी म्यूटेशन के बाद होने वाला जीन है। ठीक है, ये बात लिखी हुई है। और ये ऑटोनोमसली विदाउट एनी सिग्नल ग्रो करवाती रहती है। ठीक है, सेल्स का नंबर इंक्रीज करती रहती है, पहले सिग्नल हो या ना हो। ठीक है जी। अब किस तरह ये फंक्शन करती हैं, कुछ ऐसी जीन्स होंगी जो ग्रोथ फैक्टर को बॉडी में इंक्रीज करेंगी, कुछ उसके रिसेप्टर को इंक्रीज करेंगी, कुछ दूसरे फंक्शंस करेंगी। और वन बाय वन को अभी हमको इन डिटेल स्टडी करना है कि किस तरह जीन्स जो होती हैं वो इन सभी फैक्टर्स को इंक्रीज करके बॉडी में ग्रोथ करवाती हैं। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, म्यूटेंट प्रोटोन को जीन्स की बात कर रहे हैं, मीन्स ऑन्कोजीन्स की बात कर रहे हैं, जिनका क्या फंक्शन है, ग्रोथ करवाना। अब हम वन बाय वन ही देखेंगे किस किस तरह वो ग्रोथ करवाती हैं। सबसे पहले ग्रोथ फैक्टर्स। तो कुछ आपकी जो ऑन्कोजीन्स होंगी वो क्या करेंगी, ग्रोथ फैक्टर के लिए कोड करेंगी। जीन्स का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन बनाना। तो ग्रोथ फैक्टर क्या है, ये प्रोटीन है। तो आपके कुछ ऐसी जीन्स होंगी जो ग्रोथ फैक्टर को बॉडी में इंक्रीज करेंगी। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर का क्या फंक्शन है, बॉडी में ग्रोथ करवाना, तो बहुत सारी ग्रोथ होगी। फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दी हुई। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रेन ट्यूमर होता है जिसको आप कहते हो ग्लायोब्लास्टोमा। इसके अंदर जो पीडीजीएफ है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, मीन्स प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो सेल्स की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है और ट्यूमर कॉज होता है। ठीक है, सिमिलरली एक और ग्रोथ फैक्टर है जिसको आप कहते हो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये किसमें कॉमन होता है, स्किन कैंसर, मेलानोमा एक स्किन कैंसर है। इसके अलावा स्टमक कार्सिनोमा। तो स्टमक में और स्किन के कैंसर में कौन सा वाला जो ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज होता है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। सिमिलरली सार्कोमा जो कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर है, इसके अंदर ये वाला ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बॉडी में इंक्रीज होता है। सिमिलरली जी, अभी मैं आपको एक जीन का बताऊंगा जिनका नेम है रास। ये भी अगर प्रेजेंट होती है ना तो ये ग्रोथ फैक्टर को बॉडी में इंक्रीज करती हैं। तो अभी आपको ये सब याद करने की नीड नहीं है कि कौन से ट्यूमर में कौन सा ग्रोथ फैक्टर है, नोबडी विल आस्क यू। द पॉइंट जो आपको यहाँ पे नोट करना है वो ये कि आपकी जीन्स क्या करती हैं, नॉर्मल सेल की जो ग्रोथ होती है उससे ज़्यादा ग्रो करवाती हैं। किस तरह, जो आप ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेट करके। ठीक है, नॉर्मली भी फंक्शन होता है कि ग्रोथ फैक्टर ग्रोथ करवाते हैं, बट ऑनको जीन्स क्या करेंगे, इनका ग्रोथ फैक्टर का नंबर बॉडी में इंक्रीज कर देंगी और ग्रोथ जो होगी वो ओवर ग्रोथ हो रही होगी। फिर आपकी कुछ ऐसी ऑनको जीन्स होती हैं जो ग्रोथ फैक्टर के बाद ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को इंक्रीज कर देती हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं ताकि आपको और कॉन्सेप्चुअली समझ आए। अब ये जो समरी है जीन्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इजीली आपको समझ आ जाएगा। नोट करो, ये है आपके ग्रोथ फैक्टर। अभी हमने क्या कहा, कुछ ऑनको जीन्स क्या करती हैं, बॉडी के अंदर ग्रोथ फैक्टर का इंक्रीज करवा देती हैं। ये है ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर। अब हम पढ़ रहे हैं उन जीन्स का जो इस ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर के ऊपर फंक्शन करती हैं और क्या करती हैं वो देखते हैं। बेसिकली ये जो कुछ जीन्स होती हैं, कुछ ऑनको जीन्स होती हैं, वो दो फंक्शन करती हैं। पहला कि वो इन रिसेप्टर की जो क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज कर देती हैं। जब इस मेम्ब्रेन के पास बहुत सारे रिसेप्टर होंगे तो ये जो सेल होगा ना ये बड़ा हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा और जैसे ही ग्रोथ फैक्टर आएगा वैसे ही ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑन्कोजीन्स क्या करती है, रिसेप्टर का क्वांटिटी इंक्रीज कर देती हैं। सेकंडली वो इन रिसेप्टर को ऐसा बनाती हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो नॉर्मल रिसेप्टर होते हैं इनको जब ग्रोथ फैक्टर मिलता है ये तभी अंदर स्टिमुलेशन के थ्रू ग्रोथ करवाते हैं।
ये रिसेप्टर को ऐसा बनाती हैं कि वो रिसेप्टर बिल्कुल अपनी ऑटोनॉमस होते हैं और उनको किसी सिग्नल की नीड नहीं होती। ग्रोथ फैक्टर प्रेज़ेंट हो या ना हो, वो कंटिन्यूअसली जो रिसेप्टर होते हैं, ये स्टिम्युलेशन देते रहते हैं और ग्रोथ करवाते रहते हैं। तो जी, कुछ ऐसी जीन्स होंगी जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के ऊपर फ़ंक्शन करेंगी और 2 फ़ंक्शन करेंगी, या तो उनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देंगी या फिर उनको ऐसा बनाएँगी कि उनको सिग्नल की नीड ना हो। देखिए, ये बात यहाँ पे मेंशन है कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपके जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो अम, जो आपके रिसेप्टर्स हैं उनके पास आके इंटीग्रेट होते हैं, एंड दैट टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं, न्यूक्लियस से सिग्नल जाता है कि ग्रोथ करवाओ। नॉर्मली तो ये होता है। फिर क्या होगा जी, जब आपके रिसेप्टर म्यूटेंट है, मीन्स ऑन्कोजीन्स ने रिसेप्टर के लिए कोड करा है। अब क्या होगा जी, सबसे पहले तो ये अपना सिग्नल जनरेट रखते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर हो या ना हो, सिग्नल देते रहते हैं न्यूक्लियस को कि ग्रोथ करवाते रहो। सेकंडली, अगर ये नॉर्मल है तो वो उसकी जगह क्या होगा कि वो ओवर एक्सप्रेस होंगे। मीन्स एक सेल मेम्ब्रेन में जहाँ पे 2 रिसेप्टर होने थे, वहीं पे 3, 4, 5 रिसेप्टर प्रेज़ेंट होंगे और ये पूरा जो सेल होगा, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा टू द ग्रोथ फैक्टर। इसके एग्ज़ाम्पल्स भी आपको गिवन है, फॉर एग्ज़ाम्पल लंग्स कार्सिनोमा में जो ERBB1 रिसेप्टर है, वो होता है, म्यूटेटेड होता है, जिसकी वजह से वो रिसेप्टर एब्नॉर्मल होगा और थोड़ा-सा भी ग्रोथ के लिए सिग्नल आएगा तो बहुत सारी ग्रोथ हो जाएगी। वंस अगेन मास बनेगा और मास को आप कैंसर कहते हो। सेकंडली ब्रेस्ट कार्सिनोमा, इसके अंदर ERBB2 जो रिसेप्टर होता है, वो म्यूटेटेड होता है और वो ज़्यादा फंक्शन कर रहा होता है। ठीक है जी? तो ये आपके एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये बात याद याद रखनी है कि अगर ये रिसेप्टर इंक्रीज़ होते हैं तो इस कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है वो बहुत मुश्किल होती है। तो पुअर प्रोग्नोसिस होती है उन कैंसर की जिनके अंदर रिसेप्टर का प्रॉब्लम होता है। थर्ड, आपकी कुछ ऐसी जीन्स हैं जो आपकी सिग्नल ट्रांज़ैक्शन को इनहिबिट करेंगी या उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेंगी। मैं आपको बताती हूँ ये क्या प्रोसेस है। इसको थोड़ा-सा हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, लेट मी टेल यू। सो अभी तक क्या हुआ है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर रिसेप्टर था, ठीक है? कुछ ऐसी जीन्स हैं जो क्या कर रही हैं, ग्रोथ फैक्टर को बॉडी में इंक्रीज़ कर रही हैं, ठीक है? तो ग्रोथ फैक्टर बॉडी में इंक्रीज़ हो रहा है। कुछ ऐसी जीन्स हैं जो क्या कर रही हैं, रिसेप्टर के ऊपर फंक्शन कर रही हैं और 2 फंक्शन कर रही हैं, या तो उनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ कर रही हैं या फिर उनको जो है वो ऑटोनॉमस बना रही हैं और उनको फिर ग्रोथ फैक्टर की नीड नहीं है, ठीक है? तो पहला फंक्शन इज़ ग्रोथ फैक्टर को इंक्रीज़ करना, सेकंड फंक्शन इज़ रिसेप्टर के ऊपर इफ़ेक्ट करना। अब ये होता है, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ठीक है? अंदर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस तक ना, नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊँ, नॉर्मली ये होता है कि आपकी ये ग्रोथ फैक्टर जैसे रिसेप्टर के ऊपर आता है तो रिसेप्टर कुछ ना सिग्नल ट्रांसड्यूसर प्रोटीन होती है ना, उनके थ्रू सिग्नल देता है और न्यूक्लियस को बताता है कि अब उन्होंने क्या करना है, डीएनए रिपेयर करना है और सारा प्रोसेस करके ग्रोथ करवानी है, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर का सिग्नल है तो वो ग्रोथ ही करवाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, बीच में कौन सी प्रोटीन होती है, लेट मी राइट फॉर यू। उन्हें आप कहते हो सिग्नल ट्रांसड्यूसर। अब कौन सी जीन होती है इसके अंदर, होती है आरएएस। ये आरएएस का क्या फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है कि ये करती है, आपके अंदर सिग्नल देती है न्यूक्लियस को कि प्लीज़ अब ग्रोथ करवा दी जाए, ठीक है जी। लेकिन ये अभी हम तक हम बात कर रहे हैं नॉर्मल की। अब जैसे ग्रोथ की हमें नीड नहीं है, तो क्या होगा, अब आएँगे आपके पास इनको इनहिबिट करने वाले कुछ, ये हैं आपके एनएफ। ये भी आपकी एक टाइप की प्रोटीन है। इनका ये फंक्शन है कि जब आरएस का फंक्शन हो जाता है तो उनको इनहिबिट कर देना, ठीक है। अब ये किस तरह होता है वो मैं आपको बताती हूँ, किस तरह आपका जो आरएस होता है जो ग्रोथ करवा रहा है, उसको एनएफ आके इनहिबिट करता है और ग्रोथ को नहीं होने देता। अभी तक हम नॉर्मली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होता यूँ है कि आपका जो आरएएस होता है ना, वो इस तरह एक्टिव होता है कि एक मॉलिक्यूल होता है जिसको आप कहते हो जीडीपी। जैसे ही आपका जीडीपी कन्वर्ट होता है इनटू जीटीपी, ये आपका एक्टिव हो जाता है आरएएस, राइट? और फिर आरएस क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। फिर क्या हुआ, फिर इसका फंक्शन अब हमें नहीं चाहिए, ग्रोथ फर्दर नहीं करवानी, तो जीटीपी को वापस से हम ब्रेक कर देते हैं इनटू जीडीपी। इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसे आप क्या कहते हो, जीटीपेस, मीन्स जीटीपी को ब्रेक करने वाला। अब ये जो जीटीपीएस है, ये आपका खुद से नहीं आता है, इसको भी एक्टिव करने के लिए आपकी एक प्रोटीन होती है जिसको आप कहते हो जीटीपेस एक्टिवेटिंग प्रोटीन प्रोटीन या फिर गैप, ठीक है? तो जीटीपेस एक्टिवेटिंग प्रोटीन आप उसको कहते हो और उन्हीं का दूसरा नेम होता है एनएफ, ठीक है? सो नाउ यू आर गेटिंग कि मैं क्यों कह रही थी कि एनएफ जो होता है वो आरएस को इनहिबिट करता है। नॉर्मली क्या हो रहा है, आरएस एक्टिव कब हो रहा है, जब जीटीपी जीटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आरएस को इनहिबिट करना है, तो हम क्या करेंगे, जीटीपी को वापस से जीडीपी में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके लिए जिस एंजाइम की नीड है उसे हम कहते हैं जीटीपेस। और जीटीपेस को एक्टिव करने वाली प्रोटीन है एनएफ और इसी का दूसरा नेम क्या है, जीटीपेस एक्टिवेटिंग प्रोटीन। सो अब कैंसर में क्या होता है, कैंसर में ये होता है कि जो एनएफ होता है ना, उसकी म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। एनएफ की म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, जीटी बेस नहीं होता। जब जीटी बेस नहीं होता तो जीटीपी और जीडीपी में कन्वर्ट नहीं होता। एज़ अ रिज़ल्ट जो आपका ये वाला फंक्शन है ना बॉडी में, वो इंक्रीज़ रहता है और जीडीपी जीडीपी में कन्वर्ट होते रहते हैं, आरएस एक्टिव ही रहता है, ग्रोथ होती रहती है। सो ये प्रॉब्लम होती है। सुबह आप रीड करोगे तो आपको समझ आएगा आरएस कैसे एक्टिव हो रहा है, जब उसका जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो प्रोलिफरेशन करवाता है। इसको इनहिबिट करने के लिए हम क्या करते हैं, वापस से जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसका नेम है जीटीपेस। जीटीपेस को एक्टिव रखने वाला कौन सी प्रोटीन है, जीएपी मीन्स जीटीपेस एक्टिवेटिंग प्रोटीन। और जो आपकी जीएपी है इसी का दूसरा नेम क्या है, एनएफ मीन्स न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस। सो द पॉइंट इज कि इसके अंदर जब म्यूटेशन होती है तो ये इनहिबिट नहीं कर पाती, आरएस एक्टिव ही रहता है, आरएस एक्टिव ही रहता है तो प्रोलिफरेशन होती रहती है, सेल की ग्रोथ होती रहती है।
ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक आपने ये देखा है, अभी तक अगर मैं आपको समरी बताऊँ, कुछ ऐसे रिसेप्टर थे, कुछ ऐसी जीन्स थी जो कि ग्रोथ फैक्टर को बॉडी में इंक्रीज़ कर रही थी, कुछ ऐसी थी जो कि रिसेप्टर के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही थी। या तो उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रही थी या फिर उन्हें ऑटोनॉमस बना रही थी, मीन्स विदाउट सिग्नल भी ग्रोथ करवाते रहो। थर्ड हमने देखा है सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स को, जो कि है आरएएस, जो क्या करता है, सिग्नल देता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस कि प्लीज़ ग्रोथ करवाओ। अब हमने क्या करना है, हमने इसको इनहिबिट करना है, तो हमारी बॉडी इनहिबिट कैसे करती है? एनएफ के थ्रू इनहिबिट करती है। एनएफ जब म्यूटेटेड होगा तो आरएएस जो होगा वो एक्टिव ही रहेगा और जो सेल्स की ग्रोथ है वो होती ही रहेगी। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो एनएफ होता है वो किस तरह ये फंक्शन परफॉर्म करता है। नॉर्मली आपका आरएएस एक्टिव तब होता है जब जीडीपी से जीटीपी कन्वर्जन होती है और जीटीपी जब वापस से अपने जीडीपी फॉर्म में आता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है। हम इसी प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए जीटीपेज़ को एक्टिव करते हैं, जीटीपेज़ एक्टिवेटिंग प्रोटीन या फिर एनएफ के थ्रू, ताकि जीटीपेज़ में वापस से कन्वर्ट हो और आरएएस इनएक्टिव हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम कैंसर में ये होती है कि ये फंक्शन नहीं हो पाता, आपका एनएफ नहीं होता, जीटीपेज़ नहीं होता, इनकी कन्वर्जन नहीं होती और इसकी इनएक्टिवेशन नहीं होती। लास्टली अब जब सिग्नल जो होता है वो न्यूक्लियस तक पहुँच जाता है, तो वहाँ पर क्या-क्या जीन्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अभी तक हमने क्या बोला कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन से सिग्नल ग्रोथ फैक्टर के थ्रू रिसेप्टर के पास आया, रिसेप्टर के थ्रू सिग्नल जो ट्रांसडक्शन प्रोटीन है उनके पास आया, आरएएस के पास आया, ठीक है? उसके बाद अब न्यूक्लियस तक आ चुका है। अब न्यूक्लियस में आपकी जो जीन्स होती हैं वो होती हैं एमवाईसी और ये दूसरी भी होती हैं, आपको सिर्फ एमवाईसी याद रखनी है। जैसे ही आपकी एमवाईसी प्रोटीन जो होती है वो डीएनए के साथ मिलती है, तो वो आप साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस को एक्टिव करती है। ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस क्या करते हैं, ये आपका सेल साइकिल को इनिशिएट करते हैं और माइटोसिस करवाते हैं। जब ये फंक्शन हो जाता है तो एमवाईसी वापस से कम हो जाती है, क्योंकि जब बॉडी में एमवाईसी एक्टिव रहेगी तो क्या होगा, जो आपके सेल साइकिल है वो इनिशिएट होते रहेंगे, बार-बार सेल डिवाइड होते रहेंगे, राइट? तो अब व्हाट इफ एमवाईसी में म्यूटेशन हो जाएगी तो क्या होगा, ये एक्टिव रहेंगे, इनके एक्टिव होने की वजह से क्या होगा, बार-बार सेल साइकिल जनरेट होंगे, बार-बार सेल डिवाइड होगा, बार-बार माइटोसिस होगी, सेल्स का नंबर इंक्रीज़ होगा, अल्टीमेटली कैंसर कॉज़ हो जाएगा। सही है जी? इसकी एग्ज़ाम्पल्स आपको दी हुई हैं कि एक लिम्फोमा होता है, ये ब्लड कैंसर है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ इंडियन ब्लड पैथो। तो इसके अंदर क्या होता है, एमवाईसी डिसरेगुलेटेड होता है, इतना ज़्यादा एक्टिव होता है और इतनी ज़्यादा सेल साइकिल जनरेट करवाता है जिसकी वजह से जो आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। सो ये आपकी एग्ज़ाम्पल है। अभी तक आपने ये पढ़ा है कि आपकी कुछ ऐसी जीन्स हैं जो ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज़ कर रही हैं, कुछ रिसेप्टर इंक्रीज़ कर रही हैं, कुछ सिग्नल ट्रांसडक्शन यानी आरएएस को इन्हिबिट नहीं कर पा रही, उनको एनएफ इन्हिबिट नहीं कर पा रहा तो वो ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। न्यूक्लियस में एमवाईसी आपने याद रखनी है। अब हम बात करने लगे हैं सेल साइकिल की प्रोटीन की, ठीक है? अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि साइकिल को जनरेट करने नहीं दे रहे थे। जब सेल साइकिल आपका स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है और अगर वहाँ पे क्या पैथोलॉजी होती है जिसकी वजह से कैंसर होता है वो हम पढ़ते हैं। सेल साइकिल के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल्स को इंक्रीज कर रहे होते हैं वो कौन होते हैं? साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस होते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है? इनका फंक्शन होता है सेल साइकिल को रेगुलेट करना, एक तरह से सेल साइकिल को जनरेट करना, ठीक है? दे आर द फैमिली ऑफ प्रोटीन जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं एंट्री ऑफ द सेल एट स्पेसिफिक स्टेजेस। इसकी क्या मीनिंग है मैं आपको बताती हूँ। अब आप नोट करो, ये पूरी सेल साइकिल चल रही है, आपको पता है जी1 फेज़ होता है जिसके अंदर सेल प्रिपेयर होता है, एस के अंदर फिर सिंथेसिस हो रही होती है डीएनए की, जी2 फेज़ के अंदर फिर सेल्स का कंटेंट डबल होता है और फिर एम फेज़ के अंदर सेल डिवाइड होता है। इस ऐसा कुछ चल रहा होता है माइटोसिस में, राइट? अब यहाँ पर ना आप नोट करो चेक पॉइंट होते हैं। हर चेक पॉइंट क्या करता है, सेल को टुवर्ड्स नेक्स्ट फेज़ भेजता रहता है। ये एक समझ लें एक डोर है जो कि एस फेज़ से जी2 फेज़ में, जी2 फेज़ से फिर एम फेज़ में सेंड कर रहा है, ठीक है? अब हमें अगर सेल साइकिल को इनहिबिट करना है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमको क्या दिए हैं, हमें साइक्लिन के इन्हिबिटर दिए हैं, उन्हें हम बोलते हैं सीडीके इन्हिबिटर। वो क्या करते हैं सीडीके इन्हिबिटर, ये जो आपके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस है ना, इनको इनहिबिट करते हैं। जब फॉर एग्जांपल ये इनहिबिट हो जाएगा तो आप समझिए डोर बंद हो गया है। तो फिर क्या होगा जी, आगे चल के आपका ये फेज़ स्टार्ट नहीं होगा, साइकिल नहीं रुक जाएगा। अगर मैं ये डोर बंद कर दूँगी तो फेज़ जो होगा वो जी2 फेज़ में ही रुक जाएगा, माइटोसिस नहीं होगी, सेल डिवाइड नहीं होगा, ठीक है? तो नॉर्मली हमारे पास रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो आपके साइक्लिन होते हैं और सीडीके होते हैं मिलके काम करते हैं। बेसिकली होता है ये कि साइक्लिन ना सीडीके को एक्टिव करते हैं। फॉर एग्जांपल जी1 फेज़ में क्या होता है, साइक्लिन डीएक्टिवेट करता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस 4 को, उसके बाद फंक्शन होता है साइक्लिन ई फिर एक्टिवेट होता है सीडीके 2 को एक्टिव करता है। तो ये पेयर में काम करते हैं साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। याद आपने ये रखना है कि इनका फंक्शन है जो आपके साइकिल्स हैं उसको कंटिन्यू रखना, माइटोसिस करवाना। और आप नोट करो कि हर फेज़ में जी1 फेज़ में एक स्पेसिफिक साइक्लिन या फिर सीडीके होगा जो इंक्रीज़ होगा लेकिन बाद में डिक्रीज़ हो जाएगा। एस फेज़ में ये दूसरे साइक्लिन और सीडीके एक्टिव होते हैं, वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। हर जो साइक्लिन और या फिर सीडीके एक्टिवेट होने के बाद वापस से आप जो क्वांटिटी है उसमें कम हो रहे हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में इनके इन्हिबिटर प्रेज़ेंट है। जब हमें इनकी नीड खत्म हो जाती है, हमें नहीं फर्दर मेथड्स करवानी तो हम इनके इन्हिबिटर्स को एक्टिवेट करके इनका जो बॉडी के अंदर फंक्शन है उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि स्पेसिफिक साइक्लिन के जो लेवल होते हैं वो किसी स्पेसिफिक स्टेज पे इंक्रीज़ होते हैं और किसी पे फिर वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं, जो आपके साइक्लिन होते हैं वो सीडीके पे बाइंड होते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, फिर फर्दर जो होती है वो प्रोलिफरेशन होती है।
तो ये जो आपके साइक्लिन है ये सीडीके पर बाइंड होंगे और फिर ये फेज़ से नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट होगा। फिर ये साइक्लिन इस पे बाइंड होंगे, फिर ये स्टार्ट होगा, सही है? और फिर ये पूरा प्रोसेस काम चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस इसके इन्हिबिटर आके इस प्रोसेस को इन्हिबिट नहीं करते। इसके अलावा आई टोल्ड यू अबाउट सीडीके इन्हिबिटर। जब हमें इनका जो फंक्शन है उसको रेगुलेट रखना है, उसको इन्हिबिट करना है तो उसके लिए वी हैव सीडीके इन्हिबिटर। तो कुछ नॉन सेलेक्टिव होते हैं लाइक P21, P27, P57 जो नॉन सेलेक्टिव किसी भी फेज़ में किसी भी चेक पॉइंट को इन्हिबिट कर सकती हैं। कुछ आपके स्पेसिफिक होती हैं जो कि 15, 16, 18 और 19 है, बस इसमें 17 नहीं है, बाकी ये असेंडिंग ऑर्डर में तो आपको याद रहेगा। ये सब जो होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, सेलेक्टिवली इफेक्ट करती हैं और साइक्लिन डी और सीडीके 4 पे प्लस साइक्लिन डी और सीडीके 6 पे, तो चाहो तो आप याद रखो। ठीक है जी, तो ऐसा होता है कि म्यूटेशंस होती हैं और आपके साइक्लिन और सीडीके ज़्यादा ही एक्टिवेट होते हैं, सेल की प्रोलिफरेशन ज़्यादा होती है। फिर आपको एग्जांपल दी हुई है कि ब्रेस्ट कैंसर में, लिवर, इसोफेगस में साइक्लिन डी ज़्यादा होता है या फिर सीडीके 4 की एब्नॉर्मैलिटी आपको देखने को मिलती है इन स्किन, कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्रेन ट्यूमर में, ठीक है? बस आपने याद रखना है कि इन सब जगह पे हो सकती है म्यूटेशन, ठीक है? तो यहाँ पर आपके जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं उनकी डिटेल खत्म होती है। आपने क्या-क्या पढ़ा? आपने ये देखा है कि किस तरह ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज़ हो रहे हैं, सेल के रिसेप्टर इंक्रीज़ हो रहे हैं या तो रिसेप्टर की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है या फिर वो ऑटोनॉमस होके खुद से ही सिग्नल सेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस। वो प्रोटीन जो कि सिग्नल को सेंड करती हैं वो आपकी आरएएस प्रोटीन है, आरएएस को इन्हिबिट करने के लिए एनएफ होता है, ठीक है? अगर अब एनएफ होता है तो ये जो ग्रोथ होती है, इस ग्रोथ का सिग्नल होता है वो नहीं जा पाता। लेकिन अगर एनएफ में म्यूटेशन हो जाएगी, ग्रोथ का सिग्नल जाता रहेगा, ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है? इसके अलावा न्यूक्लियस में आपने याद रखनी है एमवाईसी जो डीएनए के साथ मिलके जब होती है तो वो डीएनए को एक्टिवेट करती है, ग्रोथ करवाती है। अगर एमवाईसी बॉडी में इंक्रीज़ रहेगा तो ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है? इसके अलावा सेल साइकिल प्रोटीन होती हैं आपकी सीडीके और साइक्लिन्स होती हैं जो बेसिकली सेल साइकिल को जब वो रेगुलेट कर रही होती हैं, इनके भी अगर रेगुलेटर्स प्रॉपर्ली नहीं हो पाएँगी, तो एज़ अ रिज़ल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा? कैंसर देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमने बात कर ली है इसकी, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्यूमर सप्रेसर जीन की। आप यहाँ पे भी नोट करो आपने क्या-क्या पढ़ लिया। आपने पढ़ लिया अबाउट ग्रोथ फैक्टर, आपने ग्रोथ फैक्टर्स की बात कर ली कि इंक्रीज़ होंगे तो कैंसर होगा। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बॉडी में या तो इंक्रीज़ होंगे या फिर ज़्यादा ही ऑटोनोमस होंगे। इसके अलावा जी आई हैव टोल्ड यू अबाउट सिग्नल ट्रांसडक्शन। मैंने आपको बताया कि कौन-सी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है, आरएस जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। इसको इन्हिबिट करने के लिए एनएफ होती है और फिर जब तक एनएफ नहीं आएगी आरएस का सिग्नल जाता रहेगा फॉर द ग्रोथ। एनएफ एक बार उसके साथ अटैच हो जाएगा एज़ यू कैन सी, तो फिर ये क्या करेगा, ये इसको इनहिबिट कर देगा और फर्दर जो सिग्नल है वो नहीं जा पाएगा। ठीक है जी। लास्टली हमने ये देखा कि आपकी जो न्यूक्लियस होती है वहाँ पर भी आपके पास क्या होती है, एमवाईसी होती है। ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो ग्रोथ करवाती रहती है। एमवाईसी को एक टाइम के बाद कम हो जाना ज़रूरी है, अगर वो नहीं होगी, म्यूटेटेड होगी, तो एमवाईसी ग्रोथ करवाती रहेगी। साथ ही साथ हमने ये देखे थे कुछ सेल साइकिल रेगुलेटर जिसके अंदर हमने बात की साइक्लिन डी और सीडीके 4 की। ये क्या करते हैं, ये सेल साइकिल को इंक्रीज़ रखते हैं और साथ हमारे पास सेल साइकिल इन्हिबिटर भी होते हैं जिसमें से आपने याद रखना है आरबी जीन को। सो कैंसर का ये जो मल्टी स्टेप प्रोसेस है इसमें आप इन डिटेल पढ़ चुके हो अबाउट प्रोटो ऑन्कोजीन्स कि किस तरह वो बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैंसर में डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ करवा रही हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन की, कि आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन की जब इनएक्टिवेशन होती है तो किस तरह कैंसर होता है।